अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने फ्लेक्सुरल लोडिंग के बैकग्राउंड को स्टडी किया, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने स्टडी किया। अब हम आते हैं टुवर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उसकी प्री रिक्विजिट्स थी ताकि इसमें हमें समझने में कोई मुश्किल ना पेश आए। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेक्सुरल लोडिंग आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री के ऊपर लोड अप्लाई हो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सुरल लोडिंग। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल बीम हमारे पास है। एक बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है नॉर्मली, और इससे वर्टिकल लोड अप्लाई होता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है। अगर इसमें हम इंटरनल एक व्यू लें किसी एक सेगमेंट का बीम के अंदर लोड अप्लाई करने के बाद, तो हमें फील होगा कि इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक बेंडिंग मोमेंट और एक शीयर फोर्स। ये बीम की इंटरनल स्टोरी है। दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक इसमें नॉर्मल स्ट्रेस है और एक इसमें शीयर स्ट्रेस है। अब तक जो हमने डिस्कशन की प्रीवियस टाइप की लोडिंग्स थी, तो एक्सियल लोडिंग में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस थी, टॉर्शनल लोडिंग में शीयर स्ट्रेस थी, फ्लेक्सुरल लोडिंग में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है बीम का, और इसमें एक ख़ास पॉइंट के ऊपर इन्होंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये स्टेटस ऑफ नॉर्मल और शीयर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में किसी भी पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। और जो शीयर स्ट्रेस है वो शीयर फोर्स प्रोड्यूस करती है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। नंबर वन, कि आप बीम के किस पॉइंट पे इनको स्टडी करना चाह रहे हैं। नंबर टू, उस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन में कहाँ पे आप इनको स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लेक्सुरल लोडिंग वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक कि वो बीम में किस पॉइंट के ऊपर है, और दूसरा वो उस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट के ऊपर है। इस बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई कि स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, और कुछ पोर्शन कंप्रेशन में होगा और कुछ पोर्शन टेंशन में होगा। बट लेटर ऑन जब स्टडी किया गया तो ऑब्जर्व किया गया कि सरफेस पे और सेंटर में पोजीशन सेम नहीं होती। तो एक इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कंक्लूड की, बट ये भी इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी। जो फाइनली उन्होंने स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑब्जर्व किया वो ये था कि अपर सरफेस पे कंप्रेशन मैक्सिमम होती है स्ट्रेस, और वो रिड्यूस होती रहती है टिल ज़ीरो, और उसके बाद लोअर सरफेस पे टेंशन होती है और वो इंक्रीज होती जाती है टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसको फिर हम कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू से कंप्रेशन स्ट्रेस का ज़ीरो पे जाना और फिर ज़ीरो से आगे जाना, ये जो पॉइंट ज़ीरो है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल एक्सिस, इसके बेस के ऊपर हमारी सारी कैलकुलेशन होती है। और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज हर केस के अंदर जो शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है कंप्रेशन में और टेंशन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर होगी। ये डिपेंड करता है टाइप के ऊपर, लोड के ऊपर। तो ये एक टेस्ट है जो हमें एक गाइड कर सकता है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लोकेट कर रहा है। और मोस्टली ये जो क्रॉस सेक्शन का सेंटर है, जैसे कोई रेक्टेंगल का एक सेंटर हो सकता है, ट्राइंगल सेक्शन का सेंटर हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक सेंटर हो सकता है, उस सेंटर से ये न्यूट्रल एक्सिस गुजरता है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप उसको रीड आउट कर लें। जब तक आपको न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगले क्वेश्चंस आपको, अगली जो डिस्कशंस हैं उसमें आप कंफ्यूज ही रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के ऊपर। इस सारी डिस्कशन के बाद द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस caused by the bending moment are known as फ्लेक्सुरल और बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये यहाँ पे शो की गई हैं डिफरेंट वे में कि अपर पार्ट जो पोर्शन हमारे पास है वो कंप्रेशन में है, लोअर पोर्शन टेंशन में है लोडेड बीम का,
यहाँ पे कैंटिलीवर बीम भी दिखाई गई है और इसमें न्यूट्रल एक्सिस को भी लोकेट किया गया है और डायग्राम के डिफरेंट वेज आपको दिखाए गए हैं। अगर क्रॉस सेक्शन हमारे पास रेक्टेंगुलर है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि आप लोअर लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं। जैसे कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेस की वेरिएशन है पॉइंट टू पॉइंट, इसी तरह जो स्ट्रेन इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको जब हम स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट पे डिफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अब ये इक्वेशन है कि मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो सरफेस पे होगी, डिवाइडेड बाय सी यहाँ पे शो करता है मैक्सिमम डिस्टेंस, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से कितने फासले पर मैक्सिमम स्ट्रेन मौजूद है। इनकी जो रेशियो है इसको हम y से मल्टीप्लाई करते हैं। y वो पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तरह हमारे पास स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्ट्रेन हमारे पास आ सकती है। ऑल्दो हम फ्लेक्सिबल स्ट्रेन को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए डायग्राम ऐड की गई है। एग्जाम्पल 6.1 है। अगर आप इसको रीड आउट करें तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको असाइनमेंट में एक डायग्राम बना के दी थी। इसमें लोडिंग क्राइटेरिया वही है, जस्ट ये है कि इस स्टेज पे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्ट्रेस कि वो कहाँ पे पाई जाएगी, और उसका जो मैकेनिज़्म बताया गया वो ये बताया गया कि पहले आपने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, फिर आपने उनको कन्वर्ट करना है फोर्सेस में, और फिर आपने मैक्सिमम स्ट्रेस को देखना है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मिड स्पैन, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 6x इज इक्वल टू 6 फीट, उस पर क्या सिचुएशन है। तो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी मोमेंट कैलकुलेट किया होगा। हम उससे आगे देखते हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी पेपर में, क्योंकि इस वक्त हम इसका ये पार्ट पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एंड जो स्पोर्ट हैं वो सिंपल स्पोर्ट्स हैं, तो उनका एक सिंपल रिएक्शन आर ए और आर बी आ जाएगा। ये हमारे पास बीम आ गई है, इसका स्पैन है, इस पर जो लोड अप्लाई करेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक कंसनट्रेटेड लोड बन जाता है। 12 फुट स्पैन लेंथ है, 100 फीट पर पाउंड, 100 पाउंड पर फीट का हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो टोटल लोड 1200 पाउंड होगा, और ये मिड स्पैन पे एक्ट करेगा जो कि 12 का आधा 6 फुट है। इसके अलावा 2 फुट पे एक लोड अप्लाई हो रहा था 600 पाउंड का, और 7 फुट पे एक लोड अप्लाई हो रहा था 1200 पाउंड का। तो आप ऑलरेडी आर ए और आर बी को कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि इनको आप कैलकुलेट करने के बाद ही एक्स एट 6 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ये लोडिंग की वजह से है, इसके रिएक्शन में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो बीम के अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब हमने अगर x 6 फुट पर सिचुएशन देखनी है तो आप 6 फुट पर ड्रॉ करेंगे, आर ए पॉइंट पे 6 फुट, 2 फुट पे पॉइंट लोड है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को डील कर रहे होते हैं तो पहले हमने वो सेक्शन ड्रॉ करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर 12 फुट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो उसे हम इक्वलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, और ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, तो वो 12 फीट का हमें इक्वलेंट लेना पड़ता है। लेकिन जब हम 6 फीट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसका इक्वलेंट 6 फीट के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त पहले हम 6 फुट का सेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम वो ड्रॉ करेंगे, जिसमें आर एक पॉइंट पे है 6 फीट है, 2 फीट पे 600 पाउंड का पॉइंट लोड ये ऑलरेडी ऐड कर रहा है। अब आप देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 6 फीट के ऊपर था, तो जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 पाउंड बनेगा। कहाँ पे ऐड करेगा कि 6 फीट के हाफ, जो कि 3 फीट बनता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट। ये चीज़ें वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन है आपके लिए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हमने एक्स पॉइंट पर देखना है, और क्लॉकवाइज को अमूमन हम बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव लेते हैं। तो
तो आप देख सकते हैं आर ए एक्स पॉइंट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो आर ए जो कि 1600 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसी तरह ब्लू कलर में जो लोड अप्लाई हो रहा है 600 का, वो ए से 2 फीट पे है तो एक्स से वो ऑब्वियसली 4 फीट पे होगा, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये काउंटर क्लॉकवाइज है। आर ए क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव है। इसी तरह जो हमने पॉइंट लोड कन्वर्ट किया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, वो 3 फीट पे एक्ट कर रहा है, तो अगर वो ए से 3 फीट पे है तो ऑब्वियसली एक्स से भी 3 फीट पे होगा। इसको हमने ग्रीन से शो किया और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको सम अप करेंगे तो ये 5400 पाउंड पर फीट क्लॉकवाइज आएगा। इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लोड की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये आप ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट में कर चुके हैं। अब हमने इसकी बेस पे फ्लेक्सर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। तो ये डायग्राम आपको गाइड करेगी कि ये सिचुएशन है हमारे पास 6 फीट के बाद। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टिव मूवमेंट, जिसे हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा, जो ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और एक इसमें शेयर फोर्स नीचे की तरफ टेंटेटिवली एक्ट करेगी। हमने इधर एम आर को डिस्कस करना है। हम देखते हैं कि जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। गिवन डेटे में 4 इंच उसकी विड्थ है और 12 इंच उसकी हाइट है। अब इसका जो सेंटर है ऑब्वियसली वो 6 इंचेस पे लाई करेगा, तो ये सेंट्रल एक्सिस आपके पास आ गया, और यही इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये उसकी डायग्राम है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस 0 है, और यहाँ से स्ट्रेस टूवर्ड सरफेस इंक्रीज होती जाती है। और ये जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली डिस्टेंस का प्रोपोर्शन फैक्टर है। डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये क्रॉस सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के साथ है। अब यहाँ पे अपर पोर्शन में बीम की जो है क्रॉस सेक्शन में कंप्रेशन में स्ट्रेस है और लोअर पोर्शन में टेंशन में स्ट्रेस है, और दोनों के जो सर्फेसिस हैं वो 6 इंचेस के फासले पर हैं। तो जो स्ट्रेस कंप्रेशन में है और जो टेंशन में, वो आपस में बराबर होंगे। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं फोर्स के अंदर। तो कंप्रेशन फोर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्ट करती है उस बॉडी के सेंट्रॉइड के ऊपर। ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो माइनर साइड से 2/3 होता है। आपकी माइनर साइड वो है जो कनेक्ट कर रही है न्यूट्रल एक्सिस को। देखेंगे 6 का 2/3 होता है 4 इंचेस। तो इसी तरह जो टेंशन में है उसकी भी जब फोर्स हम निकालेंगे, सब डायरेक्शन का फ़र्क है, वो भी 2/3 पे एक्ट करेगी 4 इंच के ऊपर। अब आप देखें ये दोनों फोर्सेस, चूँकि स्ट्रेसेस जिनसे ये कैलकुलेट की गई है वो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब एफ सी और एफ टी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है और एक ही प्लेन में है। इस तरह की फोर्सेस जो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस मूवमेंट को हम कपल कहते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 + 4 8 इंचेस का होगा। अब चाहें तो न्यूट्रल एक्सिस पे इनका मूवमेंट कैलकुलेट कर लें, चाहे तो कपल के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करें, आपका आंसर सेम आएगा। अब हम जरा 3D व्यू देखते हैं कि व्हेन वी कन्वर्ट दिस स्ट्रेसेस इनटू फोर्स। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और चूंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है उसमें रेक्टेंगल सी आपके पास एक क्यूब सा बन जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे एक क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रही, यहाँ पे एक वेज शेप बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम इन स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हाफ लिखना पड़ेगा। मतलब वेज का जो एरिया है वो क्यूब के एरिया से हाफ होता है। अब इस वेज की जो लंबाई है वो सिग्मा सी है, चौड़ाई 4 इंच है, ऊंचाई 6 इंच है। तो जब हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाफ लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 सिग्मा सी। और चूंकि एफ सी और एफ टी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, सब डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं ये भी 12 सिग्मा सी है। अब जो बेसिकली हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या कपल, वो क्या होगा, एफ सी इंटू डिस्टेंस कपल का कॉन्सेप्ट है।
तो 12 सिग्मा सी फोर्स की मैग्नीट्यूड है, 8 इंच उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो आंसर आ जाएगा 96 सिग्मा सी पाउंड इंच काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो लोड की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था वो क्लॉकवाइज था, तो ऑब्वियसली उसकी अपोजिशन में जो लोड प्रोड्यूस हो रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अब हम जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तब हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमने देखा कि एम लोड की वैल्यू x इज इक्वल टू 6 इंचज पे 5400 इंटू 12 थी, लेकिन आपको असाइनमेंट में मैंने कहा था कि आप 3 इंचज पे और 9 इंचज पे भी देखें, तो 3 इंचज पे ऑब्वियसली एम की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 9 पे ऑब्वियसली एम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो वो लोड की वजह से जो एक्सटर्नल मूवमेंट है उसकी वैल्यू को फर्क पड़ता रहता है, लेकिन इंटरनली आपके पास यही रहेगी। बट जब आप इक्वेट करेंगे तो सिग्मा सी की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगी। बहरहाल हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करते हैं, और ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर से हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी 675 psi, जो कि मैक्सिमम है क्योंकि सरफेस पे है। अब ये टेंशन में भी है और कंप्रेशन में भी है। एक और चीज़, ये जो 675 है ये 6 फीट के फासले पर है फ्रॉम स्पॉट ए और फ्रॉम स्पॉट बी। तो उस पॉइंट के ऊपर बीम में जो मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस है, इसको फाइबर स्ट्रेस का नाम भी दिया गया है, वो 675 है। लेकिन माइट पॉसिबल है कि हम अगर एक्स की वैल्यू 7 फीट पे देखें कि एक्स की क्या स्टेटस है, तो वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कुछ हो रहा है और वो मे भी इससे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये दो तरह की वेरिएशन है। नंबर वन अलोंग द बीम, आप बीम में जाएंगे हर पॉइंट में मूवमेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। नंबर टू, उस बीम के क्रॉस सेक्शन में उस पॉइंट के ऊपर भी इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है, लोडिंग क्राइटेरिया सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया गया है। 2 इंटू 10 इंच के टिम्बर्स हैं जिनको एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया गया है कि वो सिमेट्रिकल टी सेक्शन बन जाते हैं विद द फ्लैंज ऑन द टॉप। अब यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि आपके पास लोडिंग क्राइटेरिया वही है और उसकी वजह से जो मिड स्पैन 6 फुट पे आपका लोड है, उसके से जो मूवमेंट है वो 54×12 है। अगर तो पेपर में आपको ये गिवन है तो आप करेंगे, अदरवाइज आपको लोडिंग क्राइटेरिया दिया गया होगा तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस मूवमेंट का बीम के क्रॉस सेक्शन से लेना देना कोई नहीं है, ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लोड बेस पे कैलकुलेट होता है। तो ये देखें, ये वो टी बीम है और इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट नज़र आ रही है, जो लेटर ऑन आपको नज़र आएगी। इसमें ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा है, इसको फ्लैंज कहते हैं, और दरमियान वाले को स्टेम या वेब कहते हैं। ये फ्लैंज की डायमेंशन है 2×10 और ये हमारे पास वेब की डायमेंशन है 2×10, और ये सिमेट्रिकल है। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो इसका वेब है वो फ्लैंज के बिल्कुल सेंटर में है। इसका हम न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एक रेफरेंस पॉइंट से लोकेट करेंगे। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कंपोजिट बॉडी है तो हम कंपोजिट बॉडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि हम एरिया का मूवमेंट लेते हैं या वेटेड एरिया कॉन्सेप्ट कहते हैं। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप पहले बॉडीज़ के इंडिविजुअल सेंटर्स को लोकेट करेंगे। जैसे अब हमारे पास फ्लैंज है, फ्लैंज का जो सेंटर लाइन मैंने शो की है और उसका जो डिस्टेंस है हमारे रेफरेंस लाइन से वो दो हिस्सों में मैंने शो किया है। एक तो स्टेम की लंबाई है और एक उससे ऊपर वाला पोर्शन। तो आप देखेंगे टोटल जो लेंथ है इसकी 11 इंच आ चुकी है। 10 इंच हमारे पास इस स्टेम की लंबाई थी और चूँकि फ्लैंज 2 इंच चौड़ा था तो उसका सेंटर रेक्टेंगुलर सेंटर उसका 1 इंच पे होगा, तो ये टोटल 11 इंच हो गया। इसी तरह जो हमारे पास जो स्टेम है या वेब है उसका सेंटर चूँकि वो 10 इंच ऊंचा है तो वो 5 इंच पे होगा, और रेक्टेंगल है इसलिए हम हाफ पे जा रहे हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। अब 2×10 ये ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ, तो ये ब्लैक कलर वाला जो फ्लैज है हमारे पास है उसका एरिया है, जमा ब्लू कलर में जो वेब है उसका एरिया है। इनको आप दोनों को जमा करते हैं तो ये टोटल एरिया ऑफ टी बीम आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंपोजिट सेंटर वाई जो हमने कैलकुलेट करना है, और ये बराबर होगा 2×10
अब ये 2 × 10 क्या है, ये हमारे फ्लैंज का एरिया है जो ब्लैक कलर से शो किया, और इंटू 11, 11 क्या है, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस, प्लस 10 × 2 ये हमारे पास वेब का एरिया है जो ब्लू कलर में हमने शो किया गया, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर का फ्रॉम रेफरेंस वो 5 है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इंच। अब आप y इक्वल टू 8 इंच है तो आपको ये एक न्यूट्रल एक्सिस लोकेट हो गया। आप जो रेफरेंस लाइन है उसको जहाँ मर्जी रख लें, उसको बेशक टॉप ऑफ द फ्लैंज पे रख लें, बेशक स्टेम और फ्लैंज की जॉइंट पे रख लें, आपका मे बी y की वैल्यू डिफरेंट आए, लेकिन जो उसकी लोकेशन है, जो आप लोकेशन ये कह सकते हैं कि ये फ्लैंज से 2 इंच नीचे बनती है, तो वो वही रहनी है। क्योंकि हमारा रेफरेंस इस वक्त वेब की बेस के ऊपर है तो ये 8 इंच है नीचे से। अगर हम इसी रेफरेंस एक्सिस को बिल्कुल टॉप पे ले लेते हैं फ्लैंज के, तो वहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस 4 इंच नीचे है, तो आपका आंसर 4 आएगा। इन शॉर्ट ये जो न्यूट्रल एक्सिस ये सेंट्रॉइड है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं होनी। हाँ, अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस चेंज होगा तो माइट भी ये जो y की वैल्यू है ये कुछ हो रहा है, बट वो जिस चीज़ को इंडिकेट करेगी वो सेम रहेगी। तो ये देखें हमारे पास ऑलरेडी एक डायग्राम बन चुकी है जिसमें हम न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट कर चुके हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास सिग्मा सी है कंप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, और लोअर पार्ट में टेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्व करें कि जो लोअर पार्ट है वो न्यूट्रल एक्सिस से 8 इंच के फासले पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जबकि जो अपर पार्ट है वो टोटल लेंथ हमारे पास बीम की 12 हाइट 12 इंच है, तो ये सिर्फ 8 इंच पे न्यूट्रल एक्सिस है टूवर्ड डाउन, तो अपवर्ड ये 4 इंच बनता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जो सिग्मा सी है वो हाफ ऑफ सिग्मा टी है। क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा सी जो है वो फंक्शन है डिस्टेंस का फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू 8 इंच में आएगी, 4 इंच में ऑब्वियसली उसका हाफ आएगा। अब जो लोअर पोर्शन हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस से वो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 2 × 8, लेकिन जो अपर पोर्शन हमारे पास है वो दो तरह के रेक्टेंगल पर डिपेंड करता है। एक का एरिया है 2 × 2 और एक का एरिया है 2 × 10। इट मीन्स कि जब हम अपर ट्राइंगल को जो स्ट्रेस की है जब कन्वर्ट करेंगे फोर्स में, तो इन दोनों पोर्शन को इकट्ठा डील नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इनका एरिया डिफरेंट है। हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को अलग से डील करेंगे, ये जो 2 इंच का पार्ट हमारे पास है इसमें जो ट्राइंगल है, और ऊपर वाले पार्ट में हम अलग डील करेंगे। क्योंकि ऊपर वाला पार्ट एक 5 कोण वाली डायग्राम बन जाती है जिसका एरिया निकालना मुश्किल है, तो उधर भी हमने एक ट्राइंगल को फिट कर दिया। इन शॉर्ट, अपर पार्ट जो हमारे पास था न्यूट्रल एक्सिस का, उसको हमने 3 डिफरेंट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 2 ट्राइंगल्स जो कि आपको सी ग्रीन और ऑरेंज से कलर में नज़र आ रही हैं। आल्दो ये दोनों ट्राइंगल सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या आता है कि जो सी ग्रीन से ट्राइंगल है उसके जो साथ कनेक्टेड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 × 10 है, लेकिन जो ऑरेंज से ट्राइंगल हमारे पास है इसके साथ जो कनेक्टिंग क्रॉस सेक्शन है वो 2 × 10 का है। और तीसरी डायग्राम यहाँ पे रेक्टेंगल की है जो आपको खाली ब्लू से नज़र आ रही है। अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये 2 इंच है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, सिग्मा सी का हाफ। क्यों? सिग्मा सी 4 इंच पे अब अचीव हो रही है, तो सिग्मा सी का हाफ कब अचीव होगा, 2 इंच के ऊपर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप देखें जो ऊपर टोटल विड्थ थी ट्राइंगल की वो थी सिग्मा सी। अब अगर इसमें हाफ ये पोर्शन सिग्मा सी बाई 2 है तो बाकी पोर्शन भी सिग्मा सी बाई 2 होगा। अब हमने इनको कन्वर्ट करना है फोर्सेस में। सबसे पहले हम ऊपर ओरिजिन ट्राइंगल की बात करते हैं। ओरिजिन लाइन से हमने कहा ये फोर्स F1 है, कहाँ पे लोकेट करती है जी, ये माइनर साइड जो कि न्यूट्रल एक्सिस से 2 इंच के फासले पर है उसका 2/3 होगा। अगर आप देखें कि ये जो माइनर साइड की हमने लाइन लगाई है 2 इंच इससे नीचे डिस्टेंस है और 2 इंच ही इससे ऊपर डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि ये 2/3 है फ्रॉम माइनर साइड, तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई। लेकिन टोटल डिस्टेंस का न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, 2 प्लस दिस 2/3 डिस्टेंस, तो ये सिंपली हमारे पास 10/3 आ जाएगा।
जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेस के अंदर, तो चूंकि ये ट्राइंगल है, ये वेज शेप बनाती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमें हाफ ऐड करना पड़ेगा। सिग्मा सी बाई 2 जो है हमारे पास, वो इसकी लेंथ है, और जो विड्थ और हाइट है वो 2 × 10 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सिग्मा सी। अब हमें पता है कि हमने यूनिफॉर्मिटी के लिए सारे सिग्मास को सेम वैल्यूज में प्रेजेंट करना है, और हम जानते हैं कि सिग्मा सी बराबर है 1/2 सिग्मा टी के। जब हम वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास F1 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5/2 सिग्मा टी। इसी तरह हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इस पर अगर हम फोर्स करते हैं कि ये F2 है, अब रेक्टेंगल पे कहाँ पे ऐड करेगी, उसके हाफ पे, जो कि 1 इंच है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 1 3 इंचेस। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अब जो कि ये रेक्टेंगल है तो इसमें हाफ नहीं लगेगा, इस पर स्ट्रेस की वैल्यू थी सिग्मा सी बाई 2, और इसका जो एरिया था वो 2 × 10 था, तो ये 10 सिग्मा सी आ गया। सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास है हाफ सिग्मा टी, तो वो जो हमने प्लेस की तो 5 सिग्मा टी आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लोकेशन का फोर्स की हाल दो, हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है, लेकिन जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थी वहाँ पे उसका सेंट्रॉइड कहीं और है, जो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंट्रॉइड कहीं और पे है। जो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम था उसमें हमने हाफ लगाया, ट्राइंगल के वॉल्यूम पे हमने हाफ लगाया, लेकिन रेक्टेंगुलर के वॉल्यूम पे हमने हाफ नहीं लगाया। अब हम आते हैं तीसरे फोर्स के ऊपर, जो कि F3 है। इसकी लोकेशन ऑब्वियसली माइनस साइड से 2/3 पे होगी, जो आपके सामने 4/3 आ गया। जब से कन्वर्ट करेंगे तो जो कि ये ट्राइंगल का हाफ फार्मूले का आ जाएगा सिग्मा सी बाई 2, इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो एरिया वो 2 × 2 है, तो फाइनली हमारे पास सिग्मा सी आ जाएगा। और जब सिग्मा सी की वैल्यू लिखेंगे तो ये हाफ ऑफ सिग्मा टी आ जाएंगी। तो इस तरह जो ऊपर हमारे पास स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हमने 3 डायग्राम में कन्वर्ट किया स्ट्रेस में, और 3 अलग अलग फोर्सेस में उनकी लोकेशन को हमने देख लिया। जो लोअर पार्ट हमारे पास है, जो टेंशन में है, वो जो कि एक ही डायग्राम है और एक ही उसका क्रॉस सेक्शन है, तो उसको हम माइनस साइड से लोकेट करेंगे फ्रॉम 2/3 तो आप देख लें कि 8 इंच टोटल साइड थे, तो उसका 2/3 आया था 16/3। अब चूंकि ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हाफ फार्मूले का आएगा, स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा टी है, और एरिया जिस पे ये करिए वो 2 × 8 है, तो 8 आ जाएगी। अब हमने देखना है कितना मूवमेंट, रेजिस्टिंग मूवमेंट किया क्लॉकवाइज पॉजिटिव अराउंड न्यूट्रल एक्सिस। F1 न्यूट्रल एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो F1 इसका डिस्टेंस है 10/3। यहाँ पे मैंने हर फोर्स को कलर किया, जैसे F1 ऑरेंज में थी तो ये उसमें ऑरेंज में फोर्स है, उसका डिस्टेंस आ गया। F2 ब्लू में थी तो उसका डिस्टेंस ब्लू में आया। F3 ग्रीन में थी तो उसका डिस्टेंस ग्रीन में आ गया। अब ये जो तीनों फोर्सेस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक ही डायरेक्शन में ऐड कर रही है और तीनों काउंटर क्लॉकवाइज है, इसलिए इनके साथ हमने माइनस साइन लगाया। अब आते हैं हम निचले वाले F4 के ऊपर। F4 भी अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के लिए देखें तो वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, इसलिए वो माइनस में आ गया, उसका डिस्टेंस है 16/3। इनकी वैल्यूज प्लेस की, आपके आसानी के लिए मैंने सेम कलर्स प्लेस किए हैं कि जी ऑरेंज में ऑरेंज की वैल्यू, ब्लू में ब्लू की वैल्यू, ग्रीन में रेड की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आंसर बन जाता है -200/3 सिग्मा टी, और हम कह सकते हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अगेन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करता जाऊँ कि जो हमारे पास लोड की वजह से मूवमेंट था वो क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली जो उसका रेजिस्टिंग मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब हमने इसको इक्वेट किया 5400 × 12, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और रेजिस्टिंग मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट हमने देखा वो 200/3 था। तो यहाँ पे देखिए ये 972 आ रहा है, और ये किस में है जी, टेंशन में है ऑब्वियसली, और कहाँ पे, बिल्कुल नीचे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि सेम बीम हमारे पास है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन चेंज करने से जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो गई। रेक्टेंगुलर में जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो टेंशन और कंप्रेशन में बराबर थी, लेकिन टी सेक्शन में बराबर नहीं है, और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन टेंशन में है और वो नीचे है, और उसकी अमाउंट भी बढ़ गई है। कुछ क्वेश्चन है जो आपने असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाने हैं। पहले तो आपने एग्जाम्पल 1 को रिपीट करना है, x = 3, मतलब आपने मूवमेंट की जो वैल्यू निकालनी है वो 3 पे निकालनी है। इसी तरह आपने जो एग्जाम्पल 6.2 है, इसमें आप mx की वैल्यू वही लेंगे जो 5400 × 12 आती है, लेकिन इसमें डायमेंशन ऑफ टिम्बर है a × b।
यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, ए आपका फर्स्ट 2 डिजिट होगा और बी आपके पास लास्ट 2 डिजिट होगी, और अगर ये 0 0 हो आपके लास्ट 2 डिजिट तो आप 10 यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ए हमेशा बी से ग्रेटर होगा। अगर ये ग्रेटर नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, तो आपको ये इनको आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मूवमेंट और शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से वेरी करती है। फिर किसी भी पॉइंट पे जो लोड है, बेंडिंग मोमेंट है, वो उस मोमेंट के बराबर होता है जो लोड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और वही बेंडिंग मोमेंट फ्लेक्चर या फाइबर स्ट्रेस, एक और नाम इसका है फाइबर स्ट्रेस, फ्लेक्चर स्ट्रेस को वो बीम में प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्ट्रेस है इसको फाइबर या फ्लेक्चर स्ट्रेस कहते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती है, सरफेस पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेट बेस करती है उसके क्रॉस सेक्शन के। क्रॉस सेक्शन हमें बताता है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है। ये भी हमने डिस्कस किया। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरह की बीम हमारे पास थे। एक तरफ जो बीम हमारे पास थे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था 12/4 का। तो अगर हम बात करें कि वो 12 फीट लेंथ है, तो 12 जो कि 48 स्क्वायर इंच उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। लेंथ हमारे पास 12 फीट है, तो इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12/12 आ जाएगी। तो टोटल जो वॉल्यूम उस बीम का बनता है वो 6912 क्यूबिक इंच बनता है। लेकिन जो दूसरी हमने बीम ली थी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 40, लेंथ सेम है, तो उसका जो एरिया बनता है वो बनता है 5760 स्क्वायर इंच। अब आप देख लें कि सेम बीम, सेम लोडिंग क्राइटेरिया से क्रॉस सेक्शन चेंज करने से हमने उसका वॉल्यूम कितना कम कर लिया। ऑब्वियसली कम वॉल्यूम होगा तो उसकी बनाने की कॉस्ट भी कम आएगी। आप, और अगर हमारे पास वो बीम जिस मटेरियल की बनी हुई है वो 972 psi को सेफली बियर कर सकती है, तो इस केस में रेक्टेंगुलर बीम बनाना आपके पास इकोनॉमिकल नहीं होगा। आप टी सेक्शन बीम बनाए। अब टी सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर होता है, और यही वो चीज़ है जो अब कहते हैं कि जनाब लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइन दिए और डिज़ाइन में से फलां का सबसे इकोनॉमिकल डिज़ाइन था। वो इसी बेस पे होता है कि वो देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे बीम डालनी है तो बीम किस क्रॉस सेक्शन की हो। अगर हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम डालते हैं तो वो महंगी पड़ती है, टी की सस्ती पड़ती है, तो टी बना लेते हैं हम, और वो दोनों सेम लोड बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पेपर में पूछ सकता हूँ कि क्या हमें बेनिफिट होता है क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी है थोड़ा सा। अब यहाँ पे दो तीन तरह के टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये उस बॉडी की एक रेजिस्टेंस है और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। इसके बारे में जो डिटेल आप रीड आउट कर लें। दूसरी है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और सम टाइम्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की या हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उस वक्त हम हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है। लेकिन फिजिक्स की रूल से ये दोनों डिफरेंट है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास से रिलेट करता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एरिया से रिलेट करता है सिर्फ। तो आप देख लें कि दोनों के यूनिट में कितना फ़र्क है। बट सिर्फ जब हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की डिस्कशन है, बीइंग सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हमारी डिस्कशन है, तब हम इसको कह सकते हैं कि दोनों एक टर्म को करते हैं। तीसरा है पुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आप जी के हिसाब से आप पहले टॉर्शनल का कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों जो हैं डिफरेंट हैं। हमारा यहाँ पे जो मेन डिस्कशन है वो है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये बराबर होगा लेंथ ऑफ साइड पैरेलल टू द एक्सिस, जो भी हमारा एक्सिस अंडर कंसिडरेशन है, इनटू लेंथ ऑफ साइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सॉलिड क्रॉस सेक्शन जैसे कि आपको दिखाया गया, इसकी बी और डी विड्थ है। ये हमारे पास लेट से वो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस। तो एक्स जिस पे हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं ये वाई है। अभी हम एक्स को देखेंगे, और यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई इसके सेंट्रॉइड से गुजर रहे हैं, इसलिए हमने सेंट्रॉइडल एक्सिस पे बात की है।
अगर ये एक्सिस सेंट्रॉइड से नहीं गुजरेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो अभी हम सेंट्रॉइड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आई एक्स। जब हम एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास जो साइड पैरेलल टू एक्सिस है वो बी है, और जो साइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस है वो डी है, तो ये बी डी क्यूब बाई 12 बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आई वाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई की जो पैरेलल साइड है वो आपके पास डी है और वाई के जो परपेंडिकुलर है वो बी है, तो ये डी बी क्यूब बाई 12 बन जाता है। अगर हम हालो क्रॉस सेक्शन की बात करें कि हमारे पास ये पोर्शन से हालो हो गया है जिसकी डायमेंशन डी डैश और वी डैश है। अब सिंपल हम करेंगे कि जो हालो क्रॉस सेक्शन का हमारे पास मूवमेंट है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो अंदर वाला ट्राइंगल है उसका बनेगा बी डैश डी डैश का क्यूब बाई 12, तो उसको आप माइनस कर दें। ये चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। दूसरा जो कॉमन क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारे पास सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर का कोई ना कोई रेडियस r1 होगा, और यहाँ पे भी सेंटर से हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस गुजर रहे हैं। तो अब चूंकि ये सर्कुलर है तो इसमें आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे। सॉलिड के लिए जब हालो की बात करेंगे, लेट्स से यहाँ से R2 तक हमने हालो किया तो हालो पोर्शन को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये कि व्हाट हैपन अगर हमारे पास जो एक्सिस जिसके गिर्द हम इसको देखना चाहते हैं और मूवमेंट को, वो उसके सेंट्रॉइड से नहीं गुजर रहा, तो उस वक्त हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सिंपली ये करें कि आप किसी भी रेक्टेंगुलर शेप, जैसे आपका मोबाइल ही है, उसको आप सेंटर में से होल्ड करें और उसको स्विंग करने की कोशिश करें। अब आप उसी मोबाइल को एक कोने से होल्ड करें और उसको स्विंग करने की कोशिश करें। आपको अंदाज़ा होगा कि सेंटर से स्विंग करना आसान था, लेकिन जब हम एक कोने पे गए तो वहाँ से स्विंग करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, रोटेट करने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। इट मीन्स शेप तो वही है मोबाइल की, वेट भी वही है, लेकिन जब सेंट्रल एक्सिस के अलावा हम किसी और पॉइंट पे जाते हैं तो हमें कुछ एडिशनल इश्यूज आते हैं। तो वही चीज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कोई और एक्सिस है जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के पैरेलल है और वो उसे डी डिस्टेंस के फासले पर है, तो उस मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी आई एक्स डॉट is equal to ix plus ad square, where a is the area of the shape, d is the distance between two axes, और sometimes इस distance को हम k से रेफर भी करते हैं क्योंकि d और डायमेंशन भी बार बार आ रही होती है। और यही डिस्कशन हमारे पास y एक्सिस के लिए भी है। लाइक आई वाई डैश विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस ad स्क्वायर। अब उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि वही हमारे पास बॉडी थी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक्सिस बेसमेंट में आ गया एक्स डैश के तौर पे, जो एक्स से के फासले पर है, और वाई डैश जो एक्सिस है वो वाई से के डैश पे है। सॉरी, एक्स वाला एक्स से एक्स डैश के फासले पर है और वाई से वाई डैश के डैश के फासले पर है। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक आई एक्स डैश क्या बन जाएगा, आई एक्स प्लस ए डी स्क्वेयर। यहाँ पे आई एक्स क्या है, बी डी क्यूब बाई 12, और के हमारे पास डी को शो कर रहा है तो ये ए के स्क्वेयर का ये फार्मूला बन जाएगा, और वाई जो है हमारे पास इसी तरह डी बी क्यूब बाई 12, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डी बी क्यूब क्यों था, और ए के डैश के डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड वाई डैश। अब अगर हमारे पास k जो है वो d का हाफ है तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है बी डी क्यूब बाई 3। और अगर इसी तरह हमारे पास y के लिए k डैश b का हाफ है तो ये फार्मूला ऐसे हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए आप k की वैल्यू को निकालें और उसके हिसाब से आप उसको यूज़ करें। अब वही कंपोजिट बॉडी जो हमने 6.2 एग्जाम्पल में डिस्कस की थी, अब हम देखते हैं कि इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे या सेकंड एरिया मूवमेंट पे या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना है, ये अब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने एक्सिस एज्यूम किए हैं वो बेस से है, क्योंकि हमने बेस से पहले सारे डिस्टेंस लिए थे, और जो वाई एक्सिस है उसके बिल्कुल सेंटर से बॉडी के गुजर रहा है। और चूँकि ये टी बीम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हमारे पास ऑलरेडी 6.2 में थी, तो इसलिए हमारा वाई एक्सिस
इन दोनों रेक्टेंगुलर्स के दरमियान से होता हुआ जा रहा है। तो ये 8 इंच हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये कैसे आया। ओके, अब हमने देखा ये दो रेक्टेंगल्स बन गई हैं। हमने के की वैल्यू निकालनी है दोनों के लिए। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल 1 है, इसका सेंट्रॉइड 5 इंच के ऊपर है, बट डिस्टेंस के क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे हमने डिस्टेंस चेक करना है कि उसका कितना आ रहा है। अब यहाँ पे ये है कि हम इस बॉडी का जो डिस्टेंस ले रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, वो अलॉन्ग न्यूट्रल एक्सिस ले रहे हैं। तो हमने एक्स और वाई को ऐसे एज्यूम करना है कि हमें कम से कम काम करना पड़े। हम चाहते तो न्यूट्रल एक्सिस पे भी एक्स को ले सकते थे, तो वहाँ पे फार्मूला बिट लिटिल डिफरेंट हो जाता। खैर फॉर द टाइमिंग आप इन एक्सिस के साथ चलें। के क्लियर हो गया जी, आपको 8 इंच पे न्यूट्रल एक्सिस की हाइट थी और 5 इंच पे उस बॉडी की सेंटर की हाइट है, दोनों का डिफरेंस आ गया 3 इंच का। इसी तरह जो ऊपर वाली बॉडी का सेंट्रॉइड है वो 11 इंच पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका भी लकीली 3 इंच के ऊपर डिस्टेंस। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज आ रही है तो मैंने इनको अलग अलग कलर कर दिया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया आपने। अब बॉडी 1 का अगर आप मोमेंट देखें तो क्या होगा, 2 उसकी विड्थ है, 10 उसकी हाइट है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 इंटू 10 उसका एरिया, और 3 अब ये येलो वाला 1 पार्ट के लिए शो हो रहा है उसका स्क्वायर, ये 346.67 आ गया। अब ऊपर वाली जो ट्राइंगल है IX2 जो ग्रीन से मैंने शो किया, उसका आप देखें तो उसमें आपका ये फार्मूला आएगा। उसमें जो विड्थ थी वो 10 थी और हाइट जो है वो 2 है, तो 10 इंटू 2 क्यूब बाई 12, तो इसका आंसर आ गया 186.67। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की और भी मीन्स है, लेकिन सबसे आसान मीन यही हमारे पास आता है। अब आप आई वाई निकालें। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम आई वाई निकाल रहे हैं तो देयर इज नो ए के स्क्वायर। उसकी रीज़न क्या है कि वाई एक्सिस 1 और 2 के सेंट्रॉइड से गुजर रहा है। एक्स एक्सिस के केस में हम एक्स को जहां मर्जी ले लें, वो दोनों के सेंटर से नहीं गुजर सकता। वो या तो बॉडी 1 के सेंटर से गुजरेगा या बॉडी 2 के सेंटर से गुजरेगा, तो इसलिए हमने इसको बेस में किया। लेकिन वाई के लिए हमारे पास लकीली ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो ये हम दोनों के सेंटर से गुजरेगा। जब सेंटर से गुजरेगा तो एक के स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, आप ये देख सकते हैं। तो आई वाई सिंपल किया है। अब आप जब फार्मूला लगाते हैं, अब वाई एक्सिस के हिसाब से आप देखें तो ये 10 वाई एक्सिस के पैरेलल है और 2 उसके परपेंडिकुलर है फॉर रेक्टेंगल 1। तो 10 इंटू 2 क्यूब बाई 12, और जो रेक्टेंगल 2 है हमारे पास उसमें 2 उसके पैरेलल और 10 उसके परपेंडिकुलर बाई 12। तो ये सिंपली इसमें एक स्क्वायर तो है नहीं, ये आ गया 173 पॉइंट। अब बीम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम आई की वो ओरिएंटेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू ज़्यादा आए। अब टी बीम अमूमन जब आप देखते हो तो ऐसे टी पड़ी हुई नज़र आती है आपको, अलॉन्ग वाई एक्सिस पड़ी हुई नज़र नहीं आती। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जब हमने बीम को सॉल्व करना है तब हमने आई की वो वैल्यू लेनी है जो मैक्सिमम है। तो अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो क्या है फ्लेक्सर फार्मूला। ये है सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई, वेयर एम बेंडिंग मोमेंट है एट एनी पॉइंट एक्स ऑन द बीम। लेट्स ये हमारे पास कोई बीम है, इसमें ये कोई पॉइंट है x, इस पे जो मोमेंट है वो m होगी। सिग्मा फ्लेक्सर स्ट्रेस या फाइबर स्ट्रेस हमारे पास है एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो x पॉइंट है इसके यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा है। उस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं y डिस्टेंस से, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन शो करने के लिए हमने बता दिया। लेट्स से ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, टी बीम भी हो सकती है, आई बीम भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लिया। उसका न्यूट्रल एक्सिस आपने लोकेट किया, ये आपके पास उसकी स्ट्रेस की डायग्राम लेट्स से बन जाती है। अगर हम लोअर पार्ट पे देखना चाहते हैं, ये वाई पॉइंट है, इस वाई पे जो स्ट्रेस है वो सिग्मा। अब ये लाजमी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ही होगा, वाई ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो वाई पॉइंट लोकेट करेगा वहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू उसको हम सिंपली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एम आपको पता है ऑलरेडी, हम कैसे निकालते हैं,
लोडिंग क्राइटेरिया से निकालते हैं। y के लिए आपको उसका न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करना पड़ेगा पहले, और फिर न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस। अब तीसरी चीज़ रह जाती है आई क्या है? आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स मटेरियल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मुराद एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। तो इसके लिए आपको आई एक्स और आई वाई को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आई एक्स का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की ये ओरिएंटेशन है और वाई की ओरिएंटेशन ये है, तो आई एक्स मीन्स कि आपकी बीम इस तरह पड़ी हुई है, और आई वाई मीन्स कि आपकी बीम इस तरह पड़ी हुई है। आप वैसे बताएं कि कौन सी ओरिएंटेशन की बीम कॉमन है? कभी आपने देखा है कोई बीम पड़ी हो जिसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम हो? आप अपने क्लासरूम्स को अज्यूम करें, अपने हॉस्टल्स में अज्यूम करें, जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको विड्थ कम नज़र आएगी और हाइट ज़्यादा नज़र आएगी बीम की। तो इसलिए आई एक्स नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो डी है वो ग्रेटर देन बी है, ये भी याद रखिएगा आप। तो ये फ्लेक्सर फार्मूला बड़ा आसान हो गया। जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस में स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया था, एम तो खैर दोनों केसेस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो हमने उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई थी वो सारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये सिंपल फार्मूला है। इसकी दूसरी शेप हमारे पास ये है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, वेयर एम सेम, सी जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस है और आई वही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर बीम में टेंशन में या कंप्रेशन में जो स्ट्रेस है वो बराबर होती है, लेकिन अभी हमने टी बीम को भी डिस्कस किया, तो टी बीम में रेक्टेंगुलर में और टेंशन में स्ट्रेसेस बराबर नहीं थी। अगर हम उसी टी बीम को दें तो उसमें हमें पता है कि जो कंप्रेशन में स्ट्रेस थी वो 4 इंच के फासले पर थी, और जो टेंशन में स्ट्रेस थी वो 8 इंच के फासले पर थी। तो मैक्सिमम कहाँ पे थी? 8 इंच पे। तो जब हम सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू हमने 8 रखनी है, और दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये टेंशन में है या कंप्रेशन में। अब हम 6.3 एग्जांपल है कि हम 6.2 एग्जांपल जो हमने टी बीम वाली की थी फ्लेक्शन फार्मूला से रिपीट करें। ये जी हम ऑलरेडी, अब अगर आपको ये सॉल्व करना पड़े तो आपको न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है, आपको बेंडिंग मोमेंट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है। ये तो वो चीज़ें जो कॉमनली हमने करनी है। अब हमें पता है कि आई एक्स और आई वाई ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल में, जहाँ पे आई एक्स की वैल्यू ज़्यादा थी आई वाई के मुकाबले में। तो यहाँ पे चूँकि मैंने इसलिए सेगमेंट में पहले आपको एक क्वेश्चन पूरा हल करने की बजाय डिफरेंट सेगमेंट में दे दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सिग्मा मैक्स की, और हमें सी की वैल्यू की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि सी 4 इंच हो सकता है। अगर हमने कंप्रेशन में बात करें, अगर मैं आपको सवाल में ये कहता हूँ कि कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेस को फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए सी 4 यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि मैक्सिमम सिग्मा क्या है, तो वो आपको पता है कि कहाँ पे होगा? 8 इंच के फासले पर। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेस है तो 4 होगा, अगर मैक्सिमम टेंशन में स्ट्रेस है तो 8 होगा, और अगर सिंपल मैक्सिमम पूछे तब भी ये 8 होगा। हमें पता है कि जनाब सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम सी ओवर आई है। एम की वैल्यू गिवन है आपके पास 5412, सी की वैल्यू 8 इंच है और आई की वैल्यू गिवन। अब लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था लेकिन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, कि हम आई ओवर सी को कहते हैं एस, और इसे हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। अब ऑब्जर्व करें कि आई एक शेप फैक्टर है और जो सी है वो भी एक शेप फैक्टर है। लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस रेक्टेंगल में क्या होगा, उस बीम में क्या होगा। तो आपके लिए जो आई है, आई ओवर सी, ये दोनों कांस्टेंट हैं, और ये जो सेक्शन मॉडुलस का आंसर आता है ये भी एक कांस्टेंट हो सकता है अगर आपको बीम की डायमेंशंस क्लियर हो। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बीम्स होती हैं, ये नहीं कि हम जिस मर्जी डायमेंशन की बीम बना दें। तो जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो उनमें स्टैंडर्ड डायमेंशंस यूज़ होती हैं, हर जगह स्टैंडर्ड ही।
हैंडबुक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में या हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियर्स में, ज़्यादातर ये सिविल का काम है, आप सिविल में हैंडबुक में जाएं तो वहाँ पे बीम्स की डायमेंशन दी होगी आपको, उसमें आई एक्स की वैल्यू, आई वाई की वैल्यू, सी की वैल्यू और सेक्शन मॉडुलस एस की वैल्यू गिवन होगी। तो ये भी बहुत पुरानी अप्रोचेज है, तो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट पेड सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ आपको एनालिसिस करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोल्यूशन क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो उन्होंने इसको सॉल्व किया M/S के साथ, और S के लिए उन्होंने टेबल में रेफर किया, क्योंकि वो टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हर टेबल को हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो फार्मूले में है। तो पेपर में हो सकता है कि मैं आपको S की वैल्यू दे दूँ, तो आप डायरेक्ट M/S से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने ये बताना है कि भाई ये 972 टेंशन में है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, ये आपको फार्मूला नहीं बताएगा। जैसे कि हमने पिछली भी आपको स्लाइड में एक असाइनमेंट दी है छोटी सी, 6.1 को फ्लेक्सिबल फार्मूला से करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत मुश्किल है। सी की वैल्यू 6 होगी, एम की वैल्यू गिवन है, आई आपको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है उसका। लास्ट एग्जांपल कि हमारे पास जो बीम यूज़ हुई थी, सेम लोडिंग क्राइटेरिया, लेकिन अब जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो एक आई क्रॉस सेक्शन है। आई क्रॉस सेक्शन मीन्स में 3 टिम्बर हैं, टीम में तो 2 टिम्बर कनेक्ट किए, तो इसमें 3 ऐसे करके कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें अपर और जो लोअर पोर्शन है इसको हम फ्लैंज कहते हैं, दरमियान वाले को वेब कहते हैं। इनकी डायमेंशन A/B है, और ए और बी के बारे में वही रूल्स हैं जो मैंने पहले लास्ट असाइनमेंट में आपको कहा था कि आप इनको डिस्कस करें। मैं आपको थोड़ा सा इनका हिंट देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ बॉडी लोकेट करना है ताकि हमें न्यूट्रल एक्सिस का पता चले। अब यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर और लोअर फ्लैंज सेम डायमेंशन के हैं और ये सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली अगर बीम लेट से ये 2/10 के 3 टिम्बर्स हैं तो बीम की टोटल हाइट बनती है 14 इंच, तो ये 7 इंच पे होगा। आप लेकिन अगर ये डायमेंशंस अलग हैं तो आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम्स आपके पास हैं अपर के लिए और लोअर के लिए। अब यहाँ पे देखें अगेन वही इशू आना कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी आल दो ये सिमेट्रिकल आई बीम में, अगर सिमेट्रिकल आई बीम नहीं होती मतलब अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज ये डिफरेंट साइज़ के हैं, तब ये ऐसे सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं बनेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे अपर और लोअर फ्लैंज सेम हैं डायमेंशन के, तो अब आप कह सकते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रेस सेम होगी। लेकिन जैसा कि हमने टी बीम में किया था कि ऊपर आपको 3 ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी, वजह कि ऊपर वाले में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट है टी बीम में, लेकिन आई बीम में जैसा ऊपर कंडीशन थी वैसे ही नीचे कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे देखें ये निचले के भी 3 पोर्शन बन गए, ऊपर